Okay, so now in the second part of this concussion topic, we'll be seeing the management, the on-field management and the off-field management as well. First of all, looking at the on-field management, we'll see the assessment and the management part. अगर हम assessment कर रहे हैं तो आप कंकशन को कब सस्पेक्ट करेंगे या कब आपको लगेगा कि हाँ इस पेशेंट को कंकशन हुआ है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट इज अनकॉन्शियस. अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि हाँ उसको कंकशन हो सकता है. अगर वो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, साइंस एंड सिम्टम्स हमने पिछली वीडियो में कंकशन के देख लिए हैं. आप उन सारे साइंस एंड सिम्टम्स को असेस करेंगे नॉर्मली. अगर रीलिंग है मतलब कि ये ठीक है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उसको सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा है. ग्लेज्ड आइज. व्हाट इज ग्लेज्ड आइज? व्हेन यू लुक एट समवन आइज, आप देखेंगे कि उसकी आइज जो है वो फोकस्ड नहीं है. मतलब कि आप उसकी तरफ देख रहे हो, ही शुड बी लुकिंग एट यू बट ही इज नॉट. इट इज लुकिंग समवेयर इन द डिस्टेंस. दैट इज योर ग्लेज्ड आइज, अ शीन ओवर द आइज. कंफ्यूज है, उसको ओरिएंटेड नहीं है. इसमें फिर वही चीज आ जाएगी जब हमने पढ़ा था कि मैडॉक्स क्वेश्चंस. तो मैडॉक्स क्वेश्चंस आप यहाँ पर पूछेंगे असेसमेंट के लिए. पेशेंट की ओरिएंटेशन चेक करेंगे, आप उसका जीसीएस चेक करेंगे, राइट. तो ये तो असेसमेंट हो गया. उसके लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर वो अनकॉन्शियस है या फिर ओरिएंटेड नहीं है तो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करोगे. उसमें क्या, ये एब्रीविएशन याद कर लेना, ABPU. दैट इज पेशेंट अलर्ट है, नॉर्मल है. ओके, A इज द बेस्ट पार्ट एंड U इज द लोएस्ट कैटेगरी. अलर्ट है. दूसरी, वर्बल रिस्पॉन्स दे रहा है, बात कर पा रहा है क्या. मतलब एक तो पूरा कंप्लीटली अलर्ट है, ओरिएंटेड है, सब पता है उसको. सेकंड इज कि हाँ वर्बल बात करने पे रिस्पॉन्स दे रहा है. दैट थर्ड इज पेन पे रिस्पॉन्स दे रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई पे ही रिस्पॉन्स दे रहा है, नॉर्मली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. या चौथी चीज, अनकॉन्शियस ही है पेशेंट, बिल्कुल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, इज अनकॉन्शियस, राइट. तो ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आप चेक करोगे. थर्ड इज कि नेक्सस लो रिस्क क्राइटेरिया. ये नेक्सस का एक लो रिस्क क्राइटेरिया दिया गया है कंकशन के लिए. इसमें आप ये 4-5 चीजें चेक करते हो और अगर ये आपको मिल जाती हैं तो फिर आप उसको लो रिस्क में कैटेगराइज कर देते हो. लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज आपको मिलती है कि हाँ उसको सर्वाइकल टेंडरनेस है या डेफिसिट है पाया जा रहा है, तो फिर वो हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा और उसको आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. दीज आर द सॉर्ट ऑफ वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग साइंस. तो इसमें क्या क्या होता है कि पेशेंट को सर्वाइकल टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए मिड लाइन, है ना, क्योंकि हो सकता है कि फिर उसका जो बेसल मिड लाइन है, मेडुला ऑब्लिंगेटा और ब्रेन स्टेम है, वो अफेक्ट हो सकती है. तो मिड लाइन सर्वाइकल टेंडरनेस ना हो. फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए. ये कैसे पता चलेगा आपको? आप उसकी आईज को मूव करा के देखोगे, जो भी आपको क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन है वो सारी चीजें आप चेक करोगे, ठीक है. ये सब नहीं होना चाहिए. नॉर्मल अलर्टनेस होनी चाहिए, मतलब कि अनकॉन्शियस ना हो आपका पेशेंट बहुत टाइम तक के लिए, ठीक है. इंटॉक्सिकेशन नहीं दिखना चाहिए, स्लरीनेस नहीं दिखनी चाहिए और पेनफुल डिस्ट्रैक्शन इंजरी नहीं होनी चाहिए उसको. मतलब कि जब वो मूवमेंट कर रहा है या हल्का सा भी आप सर्वाइकल स्पाइन का डिस्ट्रैक्शन दे रहे हो तो उसमें पेन नहीं आना चाहिए. ये चीजें आप चेक करोगे. अगर इनमें से कोई भी चीजें आपको मिल रही है, 3 से ज्यादा चीजें मिल रही है, तो आप उसको हाई रिस्क में कैटेगराइज कर दोगे, राइट. नाउ नेक्स्ट इज ABCDE प्रोटोकॉल. दिस इज फॉर मैनेजमेंट ओनली. ABCDE प्रोटोकॉल में ए क्या है? एयरवे मेंटेनेंस. मतलब कि सबसे पहले तो आप उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर कुछ भी है तो उसको हटाओगे. दिस इज इमीडिएट मैनेजमेंट विच यू परफॉर्म ऑन द पेशेंट. और ये चीज आप सिर्फ किसी एथलीट पे नहीं, अगर आपको रास्ते में या कहीं पर भी कोई भी पेशेंट ऐसा मिल रहा है जहां आपको लग रहा है कि हाँ इसको कंकशन है या फिर वो फेंट भी हो गया, तो आप ये चीजें, ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट इज एयरवे मेंटेन करेंगे उसका, ठीक है, विथ सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल. सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर नहीं है, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है साथ में, तो उसके बाद आपको पेशेंट को छेड़ना नहीं है, मूवमेंट नहीं कराना है बिल्कुल भी. उसको एक स्टेबल पोजीशन में रख दीजिए और उसके बाद कोई मूवमेंट मत कराइए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका सर्वाइकल स्पाइन है डेंस जाकर के आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा को टच करे या स्पाइनल कॉर्ड को टच करे और उसके बाद सीधा डेथ कॉज कर सकते हैं आप पेशेंट की. आप चाह रहे हैं कि आप उसकी हेल्प करें, लेकिन आप बहुत और ज्यादा वर्स कर सकते हैं उसकी कंडीशन. तो उस केस में आपको बिल्कुल भी पेशेंट को छूना नहीं है, बिल्कुल स्टेबल छोड़ देना है, ठीक है. एयरवे मेंटेन करना है, सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल देखना है. नेक्स्ट इज बी ब्रीदिंग. उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है. सेम एज CPR. अगर उसका ब्रीदिंग कम है तो आप उसको ब्रेथ्स दोगे,
ठीक है। एम्बू बैग यूज कर सकते हैं आप साथ में अगर आप ऑन फील्ड हैं तो। थर्ड इज सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल। सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे आप? पल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। हेमरेज कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर हेमरेज है तो आपको कैसे पता लगेगा? अगर हेमरेज है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होता है, उसके साइंस होते हैं क्लासिकल साइंस, आप उनके लिए चेक करेंगे और टेस्ट लगाएंगे। अगर नॉजियाटिक लग रहा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आ रही है, एक्सोप्थेल्मस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ये सारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने के साइंस होते हैं जिसको कि आप चेक करेंगे। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी ड्रग्स। अगर उसको जरा सा भी पैरालिटिक या फिर कुछ भी डिसेबिलिटी का साइंस आपको मिल रहा है तो फिर आप उसके लिए इमीडिएटली ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हो। जो ड्रग्स आपको गवाडा नाडा की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रिस्क्राइब है कि हाँ आप अलाउड है, जो कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, वो आप करेंगे। अदरवाइज आप उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे या फिर जो मेडिकल ट्रेनर साथ में रहेगा वो करेगा, राइट। देन ई फॉर एक्सपोज द पेशेंट। आप उसको एक्सपोज करके रखेंगे फॉर एनी एक्सटर्नल इंजरीज एंड वुंड्स या फिर कुछ डिफॉर्मिटी अगर आपको दिख रही है उसके लिए भी। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि हाइपोथर्मिया ना हो पेशेंट को, क्योंकि सर्कुलेशन अगर इफेक्ट है तो हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी हो सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसका लोअर लिम्ब एलिवेट कर देंगे, हेड की तरफ आने देंगे। लेकिन ये चीज नहीं करना है बिल्कुल भी अगर सर्वाइकल स्पाइन का कंट्रोल नहीं है या आपको सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी लग रही है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट एड किट यूज करेंगे। अगर पेशेंट 2-3 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा आपको अनकॉन्शियस लग रहा है तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, राइट। सो दिस इज द ऑन फील्ड मैनेजमेंट। ऑन फील्ड मैनेजमेंट में साथ ही साथ आप क्या करते हो? आप उससे क्वेश्चनिंग करते हो, आप उसको काम रखने की कोशिश करोगे, सेंटरिंग करवाओगे अपने पेशेंट को, ठीक है। मोबिलिटी ज्यादा नहीं करवाओगे, उसकी हेड मूवमेंट्स करा के देखोगे नॉर्मली, हेडेक चेक करोगे, नॉजिया चेक करोगे। अगर आपका पेशेंट सब कुछ नॉर्मल आता है तब फिर आप उसको बैक टू द फील्ड भेजते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ मेरा एथलीट जो है वो अभी नहीं खेल पा रहा है तो आप उसको बैक नहीं भेजोगे गेम में, आप उसको आउट कर लोगे, राइट। सो दिस इज द ऑन फील्ड मैनेजमेंट। अब देखते हैं ऑफ। ओके, नाउ फॉर द ऑफ फील्ड मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल आप कब भेजेंगे पेशेंट को, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ जाएगा तब आप उसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, राइट। तो हॉस्पिटल कब भेजना है? या तो 5 मिनट से ज्यादा कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है पेशेंट, अनकॉन्शियस है, या तो उसे कन्वर्जन्स आ रहे हैं, या तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको दूसरी बार कंकशन हुआ है ना, या तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साइंस अगर आपको मिल रहे हैं, या तो उसका मेंटल स्टेट आपको डिटीरियोरेट होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब केसेस में आप क्या करोगे? आप उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दोगे, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भेजेंगे। अब हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी प्राइमरी मेडिकल केयर ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होकर वापस आता है पेशेंट, तब आप क्या करेंगे? पहले तो आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे। ये चीज तो ऑन फील्ड से ही स्टार्ट हो जाएगी कि क्या हुआ है, क्या करना है, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्या उसको होम एडवाइसेस देनी है, क्या उसको केयर रखनी पड़ेगी अभी कुछ टाइम तक के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप उसको एजुकेट करेंगे। फिर उसके बाद आप उसकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड करेंगे आप? पहली चीज वेस्टिबुलर रिहैब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे। आई होप ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको पता होगा कि इन एक्सरसाइजेस में आप क्या क्या करवाते हो। बट यस, वॉबल बोर्ड, वेस्टिबुलर बोर्ड या प्लायो बॉल, इन सब से, ट्रैम्पोलिन, इन सब से आप इसको यूज कर सकते हैं करवाने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे वापस से पेशेंट की। आप उसका कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉग्निटिवली भी डिटेरियोरेशन होता है पेशेंट्स में कंकशन के बाद। स्पेसिफिकली अगर माइल्ड से ज्यादा मतलब मॉडरेट या सिवियर कंकशन रहा हो तो कॉग्निटिव रिहैब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। गेज स्टेबिलाईजेशन एक्सरसाइजेस, व्हाट इज दिस? हमने पहले देखा था कि ग्लेज्ड आइज है, कंफ्यूज डिसओरिएंटेशन हो रहा था पेशेंट को, तो उसकी गेज स्टेबल करने के लिए वापस से, अगर तो ज्यादा इम्पैक्ट था तो हम उसके लिए एक्सरसाइजेस करवाएंगे। नेक्स्ट इज एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी आप वापस से करवाओगे, क्यों? क्योंकि कंकशन के बाद वापस से आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है और आपकी जो टोटल एबिलिटी है खेलने की उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वापस से जितनी भी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग है वो आप उसको कराओगे, उसका प्रोटोकॉल दोबारा से बनेगा, ठीक है। एजिलिटी ड्रिल्स कराएंगे, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग कराएंगे और उसके बाद उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल। ये सब जितना मैंने अभी यहाँ लिखा है ये एक साथ नहीं करा दोगे आप,
वापस से उसका फेज वाइज प्रोटोकॉल बनेगा, फेज 1, 2, 3, 4 में, और फिर फेज 5 या फेज 6 में आप उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स करा के बैक टू द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स भेजेंगे, राइट। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स में जो भी उसकी पोजीशन है, इफ इज द फुटबॉलर जिस भी पोजीशन में वो खेलता है, इफ इज अ क्रिकेटर और वट एवर स्पोर्ट्स इज प्लेइंग, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका स्पेसिफिक काम है, उस हिसाब से आप उसको ड्रिल्स करवाएंगे। पर्टिकुलरली दैट इज मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम में भी, कि आपने उसके कंपोनेंट को तोड़ के ब्रेक करके उसको सिखाया वापस से, एंड देन स्पेसिफिक ड्रिल्स करवाई, ठीक है। तो ये सब आप कंकशन के ऑफ फील्ड मैनेजमेंट में करवाएंगे। ऑफ फील्ड मैनेजमेंट इज नथिंग बट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन यू प्रोवाइड, या जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप करवाते हैं एक नॉर्मल एथलीट को। बस हाँ, नॉर्मल एथलीट को जितना सिवियरिटी से या जितना ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग आप करवाते हैं, आप वो चीज नहीं कराएंगे, आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या चीजें ऐड होंगी आपकी, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन एंड योर ब्रेन स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। तो दीज 3 आर द थिंग्स जो कि आपको याद रखनी है और इनकलकेट करनी है आपके कंकशन के पेशेंट्स में। बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बस इंटेंसिटी आपको ध्यान से थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ानी पड़ेगी। सो दिस वाज आवर कंकशंस मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।